फिर बाद में हम आपको पैकेज दिखाएंगे WCL के हवाले से। हारून भाई, कैसे देखते हैं जिस तरीके से पाकिस्तानी बैट्समैन फ़खर जमान का कैच ड्रॉप हुआ 4 रन पर, फिर उसके बाद साइम अयूब आउट हुए, हारिस ने आते ही कोशिश की कि किसी तरीके से, आप इस ओवरऑल इसको कैसे देखते हैं पाकिस्तान के कॉम्बिनेशन को? देखिए, एक तो सिलसिला ये है कि आपको पता है कि पाकिस्तान में हर 2 से 3 महीने के बाद बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाती हैं। आपकी टीम की जो मैनेजमेंट है वो चेंज हो जाती है, कोचेस चेंज हो जाते हैं, सेलेक्टर्स चेंज हो जाते हैं, और अब तो जो सिलेक्शन कमेटी है उसका कोई हेड भी नहीं है। सो इसलिए जो आपकी डायरेक्शन है ना वो वेवर्ड हो जाती है, आप फोकस नहीं कर सकते कि आपने करना क्या है। अब माइक हैसन का जो मैं मिजाज पढ़ रहा हूँ वो ज़्यादातर ऑलराउंडर्स पे बिलीव करने वाली बात है। आपने देखा होगा कि आपने टीम में कोई स्पेशलिस्ट बॉलर सिवाय स्पिनर के और नहीं है, ऑलराउंडर्स के ऊपर वो ज़्यादा इंहिसार करते हैं। एक थिंकिंग ये चल रही है द वर्ल्ड ओवर कि आप ऐसे प्लेयर्स लें जो थोड़ी सी बॉलिंग भी कर लें और बैटिंग भी कर लें, क्योंकि बॉलर भी उतने ही रन देता है 4 ओवर में 40 रन, आपका नॉन रेगुलर बॉलर भी इतने ही रन देगा, लेकिन एडवांटेज ये होगा कि आपकी बैटिंग डीप हो जाएगी। लेकिन जैसे भी आपने बांग्लादेश का जिक्र किया, बांग्लादेश आई थिंक अपने मुल्क में तो बहुत ही मजबूत हरीफ साबित हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान को मनवाना है। पाकिस्तान एक वर्ल्ड कप की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपको अभी से जो कॉम्बिनेशन है वो आपने बनाना है। इस टीम में मैं देख रहा था कि 7 बैट्समैन, 4 ऑलराउंडर जिसको मैं कहूँगा, सलमान मिर्जा तो अभी नए नए आए हैं, आज उनका वो खेल रहे हैं, देखते हैं वो कैसे वो करते हैं। और उसके बाद आपने 3 स्पिनर इसमें रखे हुए हैं। 3 स्पिनर में सुफियान मुकीम को हम बहुत अरसे से देख रहे हैं कि बड़ी बातें हो रही हैं कि जी एक लेफ्ट आर्म चाइनामैन और गुगली बॉलर हैं, दुनिया भर में बड़े कामयाब हो रहे हैं, उनको टीम के साथ आप ले गए, लेकिन मोहम्मद नवाज को आपने उसके ऊपर प्रेफरेंस दे दी। मोहम्मद नवाज के मुतालिक मैं आपको बता दूं कि जब मैं थोड़ी देर के लिए जब मैं चीफ सेलेक्टर बना था तो मिकी आर्थर उस जमाने में कोच, आपको याद होगा कि वो बने थे, तो मिकी आर्थर से जब मैंने मोहम्मद नवाज के बारे में बात की तो ये इंग्लैंड में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने जब उनसे बात की तो मोहम्मद नवाज ने कहा कि मैं तो इंग्लैंड में सेटल होना चाह रहा हूं और मैं इंग्लैंड के लिए खेलने के लिए तैयारी कर रहा हूं। जस्ट इमेजिन कि आप उस वक्त वो ये कह रहे थे और आज वो पाकिस्तान की टीम में दोबारा शामिल हो गए जब उनको नजर आया कि शायद उनका वहां कोई चांस नहीं। लेकिन 31 साल की उम्र में उनसे क्या निकलवाना है? यही आपसे मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि आपने अगर इन्वेस्ट करना है इस वक्त, जो आपने 31 साल की बात की ना, सलमान मिर्जा भी कोई यंग नहीं है, वो भी 31-32 साल के हैं। इसी तरह जितने भी आप प्लेयर्स देखेंगे वो राउंड आउट उसी एज ग्रुप में अब, तो आपका नेक्स्ट वर्ल्ड कप ज्यादा से ज्यादा वहां तक ही सहारेंगे ना, उसके बाद आपके पास आगे क्या है, फिर आप एम्प्टी हो जाएंगे और आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। सो आई थिंक ये वो उसी सूरत में हो सकता है कि आपकी मैनेजमेंट्स लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर आए, आपके इसमें कोई जो खलल अंदाजी होती है, डिस्ट्रप्शन होती है, उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स होती है। 3 ओवर में 32 रन 2 विकेटों के नुकसान पर फ़खर जमान, सबको पता है कि अगर ऐसा बैट्समैन उसको चांस मिल गया तो वो डेफिनेटली मुश्किल डाल सकता है। और जिस तरह फ़खर जमान 21 रन पर बैटिंग कर रहा है, 11 गेंदों पर उसने 21 रन बनाए, 4 चौके, तो अगर वो खड़ा रहा और 3 ओवर में 32 यानी कि ऑलमोस्ट 11 रन का पर ओवर का रन रेट लेकर चल रहे, तो क्या देखते हैं? देखिए, फर्स्ट 6 ओवर्स में तो आपके जहन में 60-70 रन करने का जहन में आपको रखना पड़ता है, और जहाँ जिस तरह की मैं बॉलिंग देख रहा हूँ बांग्लादेश की, स्पिनर्स के ऊपर वो इंहिसार कर रहे हैं और उसके बाद वो कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा रन बनाएं। एक चांस भी मिल गया है फ़खर को, और फ़खर को अब इसको कैपिटलाइज करना चाहिए और कोशिश यही करनी चाहिए कि 15 से 20 ओवर्स तक ये जाएंगे तो पाकिस्तान की टीम का स्कोर राउंड अबाउट 191 या 200 के करीब। हारिस भी चले गए, 32 पे 2 हो गए। हाँ, तो इसलिए हारिस का तो आपको पता ही है कि वो तो जब मारते हैं तो वो थोड़ी ये देखते हैं कि क्या नहीं, जिस दिन होगा उनका वो रन कर जाएंगे, जिस दिन नहीं होगा, क्योंकि टेक्निक नहीं है, वो आते ही उनको शायद उनको कह दिया गया कि जी इररिस्पेक्टिव आपने बस जाके बस आपने मार दाड़ करनी है, एक चौका मार के 4 रन पे वो आउट हो गए। तो ये अगर इनकंसिस्टेंसी रहेगी तो आपका इश्यू रहेगा। देखिए, बैटिंग का इश्यू रहेगा, प्रेशर किसके ऊपर आएगा? हसन नवाज पे। अब प्रेशर किस पे आएगा? सलमान अली आगा पे, जो टीम के डिफॉल्ट कैप्टन है, बिकॉज वो T20 के प्लेयर नहीं है। लास्ट नवंबर में उन्होंने अपना डेब्यू किया T20 और वो T20 के कैप्टन है, तो वो तो टीम से बाहर हो ही नहीं सकते। तो और उनके भी मैं देख रहा था 125 का उनका स्ट्राइक रेट। सो आपके पास खुशदिल शाह नीचे रह जाएंगे, कई मशरफ के ऊपर आपका ज्यादा इंहिसार होगा कि वो आगे कुछ हिटे मार दें। अब्बास आफरीदी खेल रहे हैं, बट स्टिल आई थिंक इनिशियल स्टेजेस हैं, हम बहुत ज्यादा पहले प्रेडिक्ट कर नहीं सकते, लेकिन अगर ये कॉम्बिनेशन है तो इसको चलना चाहिए 3 से 4 मैचेस के लिए। ये ना हो कि आज अगर आप मैच हार गए, क्योंकि एक तो हमारे जहन में ये खौफ है कि हम हार ना जाए। हारने की वजह से मुझे मोहम्मद नवाज का जो इंक्लूजन है उसके पीछे यही नजर आ रहा है, क्योंकि कोई एक्सपीरियंस है। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की लॉबी नजर आ रही है, लोग तो साफ कह रहे हैं लाहौर कलंदर साहब, तो वो तो नजर आ रहा है। देखिए, अगर आपने PSL को अगर आपने ये बेंचमार्क बनाना है कि पाकिस्तान टीम में
जो भी आएगा T20 के स्क्वाड में उसकी परफॉर्मेंस PSL में होनी चाहिए। तो फिर आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट जो हो रही है जिसमें T20 भी होता है, वनडे भी होता है, वो वाले प्लेयर्स कहाँ जाएंगे? उनको तो मौका PSL में नहीं मिलता ना। PSL में तो वो खुशकिस्मत लोग होते हैं जो फ्रेंचाइजीज ले लेती हैं उनको। बाकी जो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जो रन्स के अंबार लगा रहे हैं या विकेट्स ले रहे हैं, उनका तो कोई परेशान हाल है ही नहीं। लेकिन अमन भाई, अब जो इस सिचुएशन में आपके पास 5 तो ओपनर्स, आपने जो बुनियादी तौर पर 5 ओपनर्स हैं 15 रुकनी स्क्वाड में, आपके पास 2 मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, सलमान अली आगा और खुशदिल शाह, बस। बाकी पांचों के पांचों ओपनर्स हैं। हाँ। तो आपने किसी ना किसी को तो सैक्रिफाइस किया ना। साहिबजादा फरहान जिन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे के रन्स के बाहर लगा दिए, उसको आप बाहर बिठा रहे हैं। लेकिन अब मसला ये है, उसको अगर आप लाएंगे तो कहाँ खिलाएंगे? हाँ। उसको मिडिल ऑर्डर में एडजस्ट करेंगे। हाँ। हसन नवाज को आपने मिडिल ऑर्डर में एडजस्ट कर दिया। हाँ। सो ये एक बड़ा इशू है कि जब आप टीम सिलेक्शन पे जाते हैं तो आप कम से कम जिस जगह का जो प्लेयर है उसको उसी जगह पे मौका मिलना चाहिए। ठीक है, आप खिला दें साहिबजादा फरहान को नीचे, अगर वो रन्स नहीं करेंगे तो आप ये कह देंगे जी हमने तो उसको खिलाया था, इसने रन्स नहीं किए। लेकिन क्या उसको वो जगह मिली जहां पर वो खेलता चला आ रहा था और वहां परफॉर्म कर रहा था? सो ये इश्यूज लेकिन एक प्लेयर्स के साथ ये ज्यादती नहीं कि जो अपनी जिंदगी की प्राइम फॉर्म में हो, जिस तरीके से उसने रन्स के अंबार लगाए, डोमेस्टिक में T20 में लगाए, आप उसको T20 से बाहर कर रहे हैं। ये देखिए, बहुत हम इससे पहले भी बहुत दफा बात कर चुके हैं, आपसे भी पिछले प्रोग्राम में बात हुई थी जब मैं आया था कि देखिए, आप जब तक जो इनफॉर्म बैट्समैन है उसको उस वक्त नहीं खिलाओगे, फिर कब खिलाएंगे? सही। क्योंकि आपको माजी में भी अगर मैं आपको ले जाऊं तो ऐसे प्लेयर जो इनफॉर्म होते थे उनको जानबूझ के नहीं खिलाया जाता था, और जैसी उनकी फॉर्म गिरती थी आप उनको खिला के एक्सपोज कर देते थे। सो ये बड़ा जरूरी होता है कि अगर बैट्समैन एक अच्छी फॉर्म में है तो उसको मौका फौरन उसी वक्त मिलना चाहिए, ताकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है। जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिरता है। जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिरता है और आपको मौका मिलता है तो आप डबल माइंडेड होते हैं कि यार अगर मुझसे रन्स ना हुए तो ये मुझे ड्रॉप कर देंगे। इस टीम को देखते हुए आप बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का फ्यूचर क्या देखते हैं? कैन दे स्टेज कम बैक? कैन दे स्टेज अ कम बैक इन पाकिस्तान? देखिए, ये सिर्फ उसी सूरत में होगा। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये भी ये चांस ले रहे हैं इन लड़कों के ऊपर। अगर तो कामयाबियां हासिल नहीं हुई तो फिर वापस प्रेशर जो है आपके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा, मीडिया का प्रेशर पड़ेगा, मीडिया ने नहीं छोड़ना, और उसके बाद लोगों ने, और सोशल मीडिया पे भी लोगों ने बहुत शोर करना है। और उसके बाद अगर जिन फॉर्म में बाबर आजम और जिसके आपने रिजवान की बात कर रहे हैं, अगर ये जिन लीग्स में खेल रहे हैं वहां अगर उन्होंने परफॉर्मेंस कर दी तो आपके पास क्या चारा रहेगा? लेकिन वो लीग तो दिसंबर में जाएंगे ना, उससे पहले भी एक शायद CPL होगी। अच्छा, मुझे लगता है कि उसके लिए भी कैरेबियन प्रीमियर लीग जो है वो शायद जुलाई अगस्त में या अगस्त सितंबर के शुरू में हो जाती है। लेकिन अगस्त में तो इनको अफगानिस्तान से भी खेलना है, आयरलैंड से भी खेलना है, फिर एशिया कप खेलना है सितंबर। समझें कि ये लोग नहीं होंगे। उसमें तो ना बाबर आजम होंगे ना रिजवान होंगे, क्योंकि अगर इनको टेस्ट करना है तो इनको मुसलसल मौके देने पड़ेंगे। अगर इन्होंने ये मौके नहीं दिए और अगर ये एक ही सीरीज, खुदा ना खास्ता मुझे उम्मीद नहीं है कि ये हारेंगे, क्योंकि टीम इतनी बुरी नहीं है, अच्छी टीम है। अगर बैटिंग में अगर ये चल जाते हैं 118 190 पार स्कोर होता है, बॉलिंग आपके पास बुरी नहीं है, सो आप जीत भी सकते हैं। लेकिन इररिस्पेक्टिव जीते और हारे इनको मौका मिलना चाहिए जिनको अब आप लेके गए। वरना आप देखेंगे रिजवान और अगर बाबर आजम को CPL में ले जाते हैं या वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, अगर वो फॉर्म में वापस आते हैं तो आपके पास क्या चारा रहेगा? कोई चारा नहीं रहेगा। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन बताते चले कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के दरमियान सीरीज का पहला T20 इस वक्त बंगाबंधु नेशनल स्टेडियम ढाका में खेला जा रहा है। 4 ओवर्स में 38 रन पाकिस्तान ने बनाए। पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी आउट हो चुके। 6 रन बनाने के बाद साइम अयूब आउट हुए और 4 रन बनाने के बाद मोहम्मद हारिस आउट हुए। फखर जमान क्रीज पर मौजूद हैं, जिनका कैच ड्रॉप हुआ था 4 रन पर, और फखर जमान इस वक्त 25 रन पर नॉट आउट है, और उनके साथ कप्तान सलमान अली आगा है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद से मजीद बात करेंगे। कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज।